पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है, जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होती है। तारक काय यानी सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में तारक काय यानी सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित रहता है। पादप कोशिका में रिक्तिका वैक्यूलस बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है, जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता देखेंगे। कोशिकीय अंग और खोजकर्ता। केंद्रक के खोजकर्ता हैं रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के खोजकर्ता हैं रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता हैं सिंचपर। क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता है सिंचपर। तारक काय के खोजकर्ता है वोवेरी। तारक काय के खोजकर्ता है वोवेरी। गोल्जी काय के खोजकर्ता है जॉर्ज गोल्जी। गोल्जी काय के खोजकर्ता है जॉर्ज गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता है अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता है अल्टमैन। स्फीरोसोम के खोजकर्ता है पर्नर। स्फीरोसोम के खोजकर्ता है पर्नर। क्रोमेटीन के खोजकर्ता है फ्लेमिंग। क्रोमेटीन के खोजकर्ता है फ्लेमिंग। केंद्रिका के खोजकर्ता है फोंटाना। केंद्रिका के खोजकर्ता है फोंटाना। क्रोमोसोम के खोजकर्ता है हॉफमिस्टर। क्रोमोसोम के खोजकर्ता है हॉफमिस्टर। अंतःद्रव्यी जालिका की खोज करता है पोर्टर। अंतःद्रव्यी जालिका की खोज करता है पोर्टर। लाइसोसोम के खोज करता है सीडी डुबे। लाइसोसोम के खोज करता है सीडी डुबे। राइबोसोम की खोज करता है पैलेड। राइबोसोम के खोज करता है पैलेड। जीव द्रव्य की खोज करता है डुजार्डिन। जीव द्रव्य की खोज करता है डुजार्डिन। और केंद्रक कला की खोज करता है हर्टविग। केंद्रक कला की खोज करता है हर्टविग। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में वीरचाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला असूत्री विभाजन एमिटोसिस, दूसरा समसूत्री विभाजन मिटोसिस और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। एक एक करके तीनों के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन मिटोसिस। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वॉल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो निम्न है। पहला अंतरावस्था इंटरफेज, दूसरा पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, तीसरा मध्यावस्था मेटाफेज, चौथा पश्चावस्था एनाफेज और पांचवा अंत्यावस्था टेलोफेज। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल से 2 संतति यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल के बराबर होती है।
समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था यानी एनाफेज सबसे छोटी होती है, वह केवल 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती है। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। फार्मर तथा मूडे 1905 ईस्वी में इन्होंने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम एवं टेलोफेज प्रथम। प्रोफेज प्रथम सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकोटीन, चौथा डिप्लोटीन एवं 5वां डाइकिनेसिस। अब इन 5 के बारे में देखेंगे। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित यानी डाइप्लॉइड होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। तीसरा है पैकिटीन। प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बट जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों को एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकिटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट: क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टिर क्रोमैटिड के बीच होता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टिर क्रोमैटिड के बीच होता है। डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइएज़माटा कहते हैं। काइज़माटा के औसत संख्या को बारंबारता काइज़माटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। काइज़माटा का अंतःकरण टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। 5वां है डाइकिनेसिस। केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देखेंगे क्या है। समसूत्री विभाजन कायिक यानी सोमेटिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक यानी सोमेटिक कोशिका में होता है।
अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में जनकों से विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में जनक जैसे गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में जनकों से विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। इसके बाद है जैविक विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैविक विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कारिकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क, डार्विन, वेलेस, डी ब्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशोषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कारिकी एवं जीव रसायनिकी से प्रमाण, आनुवंशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण और जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग यानी होमोलोजियस ऑर्गेन ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण, सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती है। इनका भ्रूणिकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग एनालॉगस ऑर्गन ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। इसका उदाहरण है
तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर पड़ों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुलियां तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लेप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण है कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि। नोट: मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म क्या होता है? अनेक ऐसे प्राचीन काली जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विकास के सिद्धांत: जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। एक एक करके इन तीनों के बारे में देखेंगे। लैमार्कवाद: लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण: जिराफ की गर्दन का लंबा होना। नोट: उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। डार्विनवाद पढ़ेंगे इसके बाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा, ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन प्रयत्न संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म,
डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कोई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक है विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति वरण, जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है। उत्परिवर्तनवाद यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डिवरेज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत है। पहला, नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं की प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। दूसरा है, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के कारण शुद्ध नस्ल का होता है। तीसरा है, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकता है। चौथा है, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। पांचवा है, जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। छठा है, उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। नोट, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकी के बारे में। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों का अध्ययन को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी। 1822 से 1884 तक इनका जीवन काल रहा। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नोट, आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द विलियम वॉटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेल्म जोहानसन ने दिया। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द विलियम वॉटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेल्म जोहानसन ने दिया। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय व द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे यानी कैपिटल टी एवं बौने स्मॉल टी पौधों के बीच क्रॉस कराया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। चलिए देखते हैं इसका परिणाम क्या निकला। कैपिटल टी लंबा पौधे के लिए और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी लिया गया। स्मॉल टी पितरी पौधे थे और कैपिटल टी मादा पौधे थे। जब लंबा पौधा का कैपिटल टी और बौने पौधे का स्मॉल टी को क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी सभी पौधे संकर लंबे हुए। यह F1 पीढ़ी है। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी स्वपरागन हुआ तो शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी 25% पौधे हुए, संकर लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी 50% और शुद्ध बौना पौधा स्मॉल टी 25% हुए। यह F2 पीढ़ी हुआ। शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी पौधे स्वपरागन होकर हमेशा लंबे पौधे होते हैं।
संकर लंबे पौधे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी स्वपरागन होके 3:1 के अनुपात में होते हैं, यानी 75% लंबे और 25% शुद्ध बौने पौधे होते हैं। शुद्ध बौना पौधा यानी स्मॉल टी स्वपरागन होके हमेशा शुद्ध बौने पौधे बनाते हैं। यह F3 पीढ़ी हुआ। अतः F2 पीढ़ी का पौधे का फिनोटाइप अनुपात 3:1 है और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुए। अब देखेंगे द्विसंक्रिय क्रॉस यानी डिहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंक्रिय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज कैपिटल RR कैपिटल YY व हरे एवं झुर्रीदार बीज स्मॉल RR स्मॉल YY से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावित होते हैं। चलिए देखेंगे इसको जब क्रॉस कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ। गोल तथा पीला के लिए कैपिटल RR और कैपिटल YY लिया गया। झुर्रीदार तथा हरा के लिए स्मॉल RR और स्मॉल YY लिया गया। जब गोल तथा पीला यानी गोल यानी कैपिटल R और पीला का कैपिटल Y गैमिट और झुर्रीदार स्मॉल R तथा हरा स्मॉल y गैमिट को क्रॉस कराया गया तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y गोल तथा पीला संकर बीज प्राप्त हुआ। यह F1 है। जब कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y स्वपरागन हुआ तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y यानी गोल और पीला प्राप्त हुआ और कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y यानी गोल और पीला प्राप्त हुआ। इस दोनों को जब क्रॉस कराया गया, नर युग्मक देखेंगे पहले। नर युग्मक कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल RR कैपिटल YY गोल एवं पीला। कैपिटल R कैपिटल RR कैपिटल Y स्मॉल y में गोल व पीला होता है या अशुद्ध होता है। गोल व पीला कैपिटल R R कैपिटल YY गोल व पीला शुद्ध होता है। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल YY गोल व पीला अशुद्ध और कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y गोल व पीला अशुद्ध। इसके बाद मादा युग्मक में देखेंगे। जब स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से क्रॉस होता है, गोल व पीला अशुद्ध होता है, यानी कैपिटल R R और कैपिटल Y स्मॉल y गोल व पीला अशुद्ध। कैपिटल R और स्मॉल y से क्रॉस होता है तो गोल व हरा यानी शुद्ध होता है। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y गोल व पीला अशुद्ध होता है या कैपिटल R स्मॉल YY गोल व हरा अशुद्ध। फिर कैपिटल R कैपिटल YY गोल व पीला अशुद्ध। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y गोल व पीला अशुद्ध। स्मॉल RR और कैपिटल YY झुर्रीदार व पीला होता है या शुद्ध होता है। स्मॉल RR कैपिटल Y और स्मॉल y झुर्रीदार व पीला होता है लेकिन यह अशुद्ध होता है। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y गोल व पीला और अशुद्ध। कैपिटल R स्मॉल YY गोल व हरा अशुद्ध। स्मॉल RR कैपिटल Y स्मॉल y झुर्रीदार व पीला अशुद्ध होता है और स्मॉल RR और स्मॉल YY झुर्रीदार व हरा शुद्ध होता है। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:4:2:1:1 प्राप्त हुए। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संक्रिय क्रॉस के आधार पर व तीसरा नियम द्विसंक्रिय क्रॉस पर आधारित है।